पिछले वीडियो में हमने देखा सागरी बेहोश होकर गिर जाती है और उन 10 क्रिमिनल में से सिर्फ 6 ही बचे हैं। अब कहानी आगे सागरी एक बुरा सपना देखती है जिसमें वो एक छोटी बच्ची होती है और अपने पिता से बात कर रही होती है, लेकिन वो अचानक डर के उड़ जाती है। जेनजी उसके पास ही खड़ा था। वो सागरी से पूछता है, अच्छा हुआ तुम उड़ गई। सागरी उससे बोलती है, मुझे क्या हुआ था, हम अभी कहाँ पे हैं। वो बताता है, हम अभी एक केव में हैं और मैं आसपास किसी मॉन्स्टर या बग्स को सेंस नहीं कर रहा हूँ। बटरफ्लाइज के पॉइजन ने तुम पर बुरा असर करा था जिसके कारण तुम बेहोश हो गई। तभी सागरी वहाँ से उठकर केव के बाहर जाने लगती है। जेनजी उसे बोलता है, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, तुम अभी काफ़ी वीक हो। सागरी उसे कहती है, मुझे उस पर नज़र रखनी होगी। वो बाहर जाती है तो देखती है संत और गायमारू खाना बना रहे थे। गायमारू उसे देख के पूछता है, क्या अब तुम ठीक हो। सागरी उसे बोलती है, मुझे तो लगा तुम्हें टाइम की बहुत फिक्र है। गायमारू उसे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अभी ये मैटर नहीं करता। संता उससे कहता है, तो क्यों ना हम खाना खाते खाते एक दूसरे से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। वो साथ में खाना खाने बैठे होते हैं। गायमारू उन्हें कहता है, मैं खाने की चीज़ें इकट्ठी कर रहा था तब मैं पूरा आइलैंड घूमा, लेकिन मुझे ये चीज़ कहीं नहीं मिली। हालांकि मैं पूरा आइलैंड नहीं घूम पाया। युजिरा उससे कहती है, तो तुमने कभी इसे ढूंढा है या मतलब लेक्चर ऑफ लाइफ को, या कभी देखा हो। गायमारू विलेज चीफ को याद करता है और कहता है, नहीं, मैंने यहाँ आने से पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना था, मैं बस इसे अंदाजे ढूंढ रहा था। युजिरा सबके निगाहों से गायमारू तरफ देखती है। गायमारू कहता है, जब मैं उसे ढूंढ रहा था तब मैंने कई सारे ऐसे प्लांट देखे जिन्हें मैं जानता था, कुछ ऐसे भी जो काफ़ी अजीब थे, लेकिन उसका कहीं नामो निशान नहीं था। जेनजी कहता है, शायद वो यूक्यू में हो, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। गायमारू कहता है, इनमें से कुछ प्लांट उस समुराय के ऊपर उगे हुए प्लांट में से थे। मुझे लगता है हमसे पहले जो लोग यहाँ भेजे गए थे वो साइलेंट का हिस्सा बन चुके हैं। जो प्लांट हम देख रहे हैं ये वही है, लेकिन इनमें से कोई भी प्लांट इस अजीब फ्रूट तरह नहीं दिखता। सेंटा कहता है, हमें इस पिक्चर पर निर्भर नहीं होना चाहिए। हमें ये पिक्चर लेकर साइलेंट में ये कह के भेजा गया था कि एक हेवन है, लेकिन ये बिल्कुल अलग है। और साथ ही बुद्धा के स्टेचू भी किसी भी धार्मिकता से तालमेल नहीं खाते। क्या इस जगह कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इस तरह के स्टेचू बना सकती है? अगर है भी तो वो कौन है, और जिन्होंने ये मूर्ति बनाई है कि आज वो यहाँ रहते हैं? सागरी कहती है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता है। ऐसी खतरनाक जगह पे कौन रहना चाहेगा। और जब मैंने उन्हें काटा तो मैंने महसूस किया कि उनमें हड्डियाँ भी थी, लेकिन जब मैंने उन्हें काटा तो उनके अंदर कुछ भी नहीं था। मुझे लगता है किसी तरह के जानवर हैं जिन्होंने इंसानों की तरह शरीर बना लिया है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस बारे में मैं कैसे समझाऊं। सेंटा कहता है, नहीं, मैं इसे समझा सकता हूँ। मैंने पूरी तरह डेवलप मॉन्स्टर को भी देखा, लेकिन कहीं भी ये किताबों में लिखे हुए जीवों से मेल नहीं खाते। ना तो ये पूरी तरह नेचुरल है, ना ही पूरी तरह आर्टिफिशियल। मुझे लगता है हमें किसी ऐसी दुनिया में भेज दिया गया है जो कि आधी अधूरी बनी हुई है। ये सच में हमारी समझ से परे है। गायमारू की बातें सुन के हंसने लगता है। वो कहता है, ऐसे जीव जो बिना ऑर्गन से जी सकते हैं, यह मरता नहीं तो क्या है। अगर वो कहीं हो सकता तो यहीं होगा। अगर ऐसा है तो उसे ढूंढा जा सकता है। फाइनली मैं आज़ाद हो सकता हूँ। सेंटा कहता है, गायमारू सही कह रहा है, लेकिन हमारा पहला मिशन ये है कि हम इन मॉन्स्टर को समझें। हमें पता करना होगा ये मॉन्स्टर कहाँ रहते हैं और कहाँ से आते हैं। ये काफ़ी मुश्किल टास्क है, लेकिन हमारे पास बस यही एक सुराग है। सागरी सूरज को देखते हुए कहती है, हमें आए हुए यहाँ पूरा दिन हो चुका है और अभी सूरज डूब रहा है। तभी वहाँ जेनजी आता है और सागरी से कहता है, तुम बोट लेके यहाँ से वापस चली जाओ। मेरे साथ तो क्रिमिनल मर चुका है, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठा सकता हूँ। तुम्हें समझना होगा, तुम पहले यामाडा क्लैन की डॉटर हो, उसके बाद एक समुराई। तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम्हें क्लैन के नेक्स्ट हेड से शादी करनी है, और मुझे लगता है कि सोहन के इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी तुम्हारी हालत है, तुम मारी जाओगी, तो ये मौका है, तुम वापस जा सकती हो। सागरी उससे कहती है, मैं मिशन कंप्लीट करूँगी, वॉरियर्स भागा नहीं करते। जेनजी उससे कहता है, सच्चाई का सामना करो, अभी जो तुम्हारी हालत है कि इस हालत में तुम गायमारू को मार सकती हो। और तुम्हारी कटाना देख के लगता है तुमने कहीं से उठाया है। तलवार एक वॉरियर दिल होता है, उसे खोने का मतलब है अपने सम्मान को खोना। मुझे लगता है लड़ाई के दौरान हुआ है, उसने अपनी तलवार छोड़ दी होगी और तुमने उसे उठा लिया। मैं मानता हूँ कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम एग्जीक्यूशनर हो, तुमने तलवार महारत हासिल की है, लेकिन तलवार में महारत हासिल करना और एक युद्ध में महारत हासिल करना दोनों अलग चीज़ें हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो तुम में नहीं है, क्योंकि तुम एक औरत हो। तभी वहाँ सेंटा आता है। वो कहता है कि इसका अकेले जाना ठीक होगा, क्योंकि आज तक यहाँ से कोई भी समुराई वापस नहीं गया है। एक समुराई और एक बच्चा, एक समुराई और एक बच्चा जो कि बोट से वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहता है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा धुंध है, लेकिन इससे एक वॉरियर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम यहाँ से बाहर निकल के रहेंगे। बच्चा उससे कहता है, तुम समुराई इतने जिद्दी क्यों होते हो, तुम्हें नदी के बहाव के साथ चलना चाहिए। और तुम उसके विपरीत जाओगे तुम खुद ही थकोगे। तुम लोग ऐसी चीज़ के पीछे पागल होते हो जो कभी होती ही नहीं है। वो उस बच्चे से कहता है, नदी का बहाव, हाँ ये काफ़ी हेल्पफुल है,
ये तुम्हारे ट्राइब का किसी तरह का सीक्रेट है? वो बच्चा कहता है, ये मुझे मेरे दादाजी ने बताया था। अगर हम आइलैंड में पहुंच भी जाते हैं तो हमें मार दिया जाएगा क्योंकि हम खाली हाथ जाएंगे। वह साइमन उस बच्चे से कहता है, चिंता मत करो, यहाँ से निकलने के बाद मैं शोगन से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। मुझे लगता है इस बारे में वो जरूर कुछ करेंगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें तुम्हारे घर सुरक्षित पहुँचा दूंगा। उन्होंने जितने भी क्रिमिनल्स के यहाँ भेजा है उनमें सबसे ज़्यादा तुम जीना डिजर्व करते हो। तभी उसे एक शिप दिखती है। वो कहता है, लगता है हमें घर जाने का रास्ता मिल गया है। जब वो उसके पास जाते हैं तो देखते हैं वहाँ काफ़ी सारी शिप थी जो कि टूटी हुई पड़ी थी, या यूँ कहें किसी ने उन्हें तोड़ा हुआ था। रुको, मुझे लगता है ये वो सारी शिप हैं जो आइलैंड छोड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उन शिप में से कुछ मॉन्स्टर निकलते हैं और एक मॉन्स्टर उनकी बोट पर हमला करता है। वो बचने के लिए उस बोट से कूद जाते हैं। वो उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मेरे गायक उनको याद आता है कि सिर्फ उसे बचाने के लिए उसके क्लैन ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, कि भगवान ने मुझे किसी तरह की सज़ा दी है। उसे याद आता है कि उसकी एक गलती की वजह से समुराई उसके विलेज को ढूंढ लेते हैं और उसके पूरे क्लैन को ही मार डालते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। वो याद करता है जब वो जेल में था तब वहाँ तेंजा आता है। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम जैसा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है। तुम्हारे पास जीने का एक मौका है, तुम्हें इसे गंवाना नहीं चाहिए। तभी वो देखते हैं उस बोट पर वह साइमोन था जिसने सबसे पहले आइलैंड छोड़ने की कोशिश की थी। उसके पूरे शरीर पर से फूल उग रहे थे। तेंजा उससे कहता है, कीसा मैं तेंजा हूँ, तुम्हें याद है? वो उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑक्टोपस जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर उसे मार देता है। तेंजा कहता है, क्या हम फंस चुके हैं? मृगायक उनको उसकी लाश देखकर अपने ग्रैंडफादर की याद आती है और इन सब चीज़ों से वो हार मान जाता है और वहीं बैठ जाता है। वो तेंजा से कहता है, अगर तुम्हें जाना है तो मुझे छोड़ के चले जाओ, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। तेंजा कहता है, क्या तुम सच में चाहते हो मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊँ? मृगायक उससे कहता है, अगर मैं यहाँ से निकल भी गया तो मुझे नहीं पता कि मुझे जीना चाहिए या मरना चाहिए। मेरे कंधे पे और मेरी क्लैन का मौत का भार है, मैं इसे और नहीं झेल सकता। ये भगवान की दी हुई सज़ा मैं ही डिजर्व करता हूँ। तेंजा कहता है, इसका क्या मतलब कि तुम मरना चाहती हो? तुमने ही कहा था ना समुराई स्टूपिड होते हैं, तुम मुझे करके दिखाओ। मृगायक उनसे कहता है, मेरी वजह से मेरी पूरी क्लैन मर गई और उनमें से मैं ही अकेला बचा। मैं उनके लिए कैसे जी सकता हूँ जब मैं उन समुराई को अपने गाँव तक लेके गया था। तेंजा कहता है, मैंने कहा ना मैं स्टूपिड हूँ, तो इन बातों को इन सबसे दूर रखो। तभी वो मॉन्स्टर मृगायक उन पर हमला करता है। तेंजा उसे बचाता है। मृगायक उससे कहता है, मैंने कहा ना तुम मुझे भूल जाओ। तेंजा कहता है, तुम जब तक मुझे अपने बारे में नहीं बता देते कि क्यों तुम मरना चाहते हो और जब तक मैं ये समझ नहीं लेता मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाला। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो जल्दी करो। मैं तुम्हारे ग्रैंडपा और ब्लेस के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम सच में मरना चाहते हो। मृगायक अपने ग्रैंडपा के साथ बिताए हुए पल याद करता है। वो कहता है, मुझे अपने गाँव दोबारा जाना है, मैं जीना चाहता हूँ। तेंजा अपने पास रखी हुई तलवार उसे पकड़ा देता है। तेंजा उसे कहता है, तो उसका बस यही रास्ता है, जीने के लिए जो भी कर सकते हो करो। वहाँ भी एक बोट खड़ी हुई है, तो चलो इन चीज़ों को मारते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वो उस मॉन्स्टर से लड़कर किसी तरह किनारे पर पहुँच जाते हैं। तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो मृगायक, मदद के लिए शुक्रिया। वो कहता है, तुम्हें भी। तेंजा कहता है, लगता है हमें यहाँ से अंदर आने का रास्ता ढूंढना होगा, हम वहीं से बाहर निकल सकते हैं। ये मॉन्स्टर उन सभी मॉन्स्टर से बिल्कुल अलग था जो हमें उस आइलैंड में मिले थे। बाकी बातें बाद में, पहले हम नहा लेते हैं। वो श्रापित समुराई जो यहाँ से बाहर निकला था उसे ज़रूर कोई रास्ता मिला होगा, हमें भी वही ढूंढना होगा। तेंजा उसे कहता है, देखो बुरा मत मानना लेकिन तुम लड़की की तरह दिखते हो। मृगायक कहता है, क्योंकि मैं एक्चुअली में लड़की ही हूँ, प्लीज़ दूसरी तरफ चले जाओ, मुझे तुम ऐसे नहीं देखना। जिसके बाद वो उसे चिढ़ाने लगती है। वो कहती है, एक काम करते हैं, यहाँ से निकलने के बाद हम शादी कर लेते हैं। तेंजा कहता है, सारी चीज़ें छोड़ो, हमें एक प्लान की ज़रूरत है। हमें इस पूरे आइलैंड में समुद्र की तरफ जाने वाले बहाव को ढूंढना होगा, तभी हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। और साथ ही हम सभी मॉन्स्टर का सामना अकेले नहीं कर सकते, हमें कुछ लोगों को ढूंढना होगा जो हमारा साथ दे सके। जेनजी सागरी से कहता है, तुम्हें बोट से वापस चले जाना चाहिए, ये आइलैंड तुम जैसे कमज़ोर महिला के लिए नहीं है। सैंता कहता है, इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। अच्छा यही होगा कि टाइम रहते तुम यहाँ से निकल जाओ, और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम रुक कर गागीमारू पर नज़र रखो। सागरी उसे कहती है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है? सैंता कहता है, जब मैं पहली बार गागीमारू से बीच पर मिला था तब में और अब में उसमें बहुत फ़र्क आ चुका है, इतना कि उसने तुम्हारी जान बचाई। शायद उसने इसलिए किया कि वो अकेला वापस नहीं जा सकता। कि तुम्हें कोई आइडिया है कि उसमें इतना बदलाव कैसे आ गया? जैसा मैंने कहा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा तुम यहाँ रुकी, लेकिन ये सब तुम पर है। रात हो चुकी है, सभी सो रहे हैं, लेकिन गागीमारू एक जगह पर बैठा हुआ है। सागरी उसके पास जाती है। गागीमारू से कहता है कि तुम पूरी रात मुझे ऐसे ही देखने वाली हो कि मेरे सोने का कोई प्लान नहीं है। सागरी कहती है, हम सब बारी बारी से तुम पर नजर रखेंगे,
गायोमारू कहता है, सही कहा, नहीं तो तुम सब सो ही नहीं पाओगे, लेकिन सोगन इस तरह नहीं सोचता होगा। सागरी उसे कहती है, हमें जो करने को कहा जाता है हम वही करते हैं, बिना किसी सवाल के। गायोमारू कहता है, मैं सोच रहा था कि तुम ठीक हो। सागरी कहती है, क्या? मुझे नहीं लगा तुम ऐसा कुछ कहोगे। गायोमारू कहता है, इसमें मेरी गलती है। अगर मैंने तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई होती तो तुम पर वो पॉइजन असर नहीं करता और तुम्हारी ये हालत नहीं होती। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब जब मैं गहराई से इस बारे में सोच रहा हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं बिना सोचे समझे खतरों की तरफ भाग रहा था, लेकिन तुमने मुझे रोका। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा जिंदा रहने की। मैं अब चीज़ों से भागूंगा नहीं, जो भी मेरे सामने आएगा मैं उसका सामना करूँगा। सागरी कहती है, तुम काफ़ी ताकतवर हो। गायोमारू कहता है, मुझे लगता है तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। सागरी कहती है, मुझे नहीं लगता। गायोमारू उसे कहता है, नहीं तुम हो। जब ऐसी चीज़ों की बातें आती हैं तो मैं गलत नहीं होता। तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा तुम कितने स्ट्रांग हो जब तक तुम ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं करते। सुबह हो चुकी है। जेनजी सागरी से कहता है, रात में किसी भी मॉन्स्टर ने हम पर हमला नहीं किया। लगता है ये सिर्फ दिन में हमला करते हैं। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हें सिर्फ तक छोड़ सकता हूँ। सागरी कहती है, तुमने मेरी इतनी चिंता की इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मैं आइलैंड छोड़ के नहीं जाने वाली। जेनजी से कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है सोगन तुम्हें पनिशमेंट देंगे तो तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। सागरी कहती है, नहीं, ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे कैसे जीना है। जेनजी से कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? तुम एक जवान लड़की हो, तुम्हें सुरक्षित वापस लौटकर यमाडा क्लैन के लिए बच्चे पैदा करने चाहिए। मुझे पता है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में यही बातें सुनी है। वो कहते थे, एक औरत को तलवार उठाना शोभा नहीं देता, तुम्हें अपनी जगह पता होनी चाहिए। सबसे बुरी बात तो ये थी कि मेरे पिता भी यही बातें माना करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे इस लायक नहीं समझा कि मैं यमाडा क्लैन को लीड कर सकती हूँ। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी उनकी बेटी की तरह जी तो मेरी क्लैन मुझे हेट करेगी, और अगर मैंने अपनी ज़िंदगी एक वॉरियर की तरह जी तो मेरी अपनी फैमिली ही मुझे हेट करेगी। अगर मैंने भी आइलैंड छोड़ दिया तो ये बातें हमेशा मेरा पीछा करेंगी। जेनजी से कहता है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। ये तो एक औरत की ड्यूटी होती है जो उसे निभानी ही होगी। सागरी उसे कहती है, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग मुझे एक औरत की तरह देखें। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक समुराई की तरह देखें। जेनजी उसे चुप होने के लिए कहता है। सागरी कहती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ अपने सीनियर को ऑर्डर ना मानने के लिए, लेकिन मैं उसी तरह जीना चाहती हूँ जैसा मैंने सोच रखा है। मुझे पता है मैं कमज़ोर हूँ और मुझ में एक्सपीरियंस की भी कमी है, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से भाग नहीं सकती। कम से कम ये फैसला मेरा खुद का है, किसी और का नहीं। मुझे लगता है आप समझोगे। जेनजी उस पर हंसता है और कहता है, समुराई की लाइफ इस तरह नहीं होती। ये आइलैंड एक युद्ध का मैदान है, ये बच्चों और औरतों के लिए नहीं है। और सागरी पर तलवार से हमला कर देता है। वो देखता है उसे पता चलने से पहले ही सागरी उसके हाथों तलवार छीन कर बच जाती है, जिसे देखकर जेनजी हैरान हो जाता है। वो कहता है, तुमने ये कब किया? सागरी कहती है, लड़ाई के दौरान हमें अपने हथियार खोना नहीं चाहिए। आपने ही मुझे कल रात ये बात बताई थी। जेनजी से कहता है, तुमने हथियार चोरी करने की कोशिश कैसे की? एक तलवार वॉरियर का दिल होती है। तभी सागरी दिखती है, उसके पीछे एक क्रिमिनल आगे खड़ा हो जाता है जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। वो जेनजी से पीछे देखने को कहती है। वो जेनजी के पेट पर हमला करता है, जिससे उसे काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट आती है। सो आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग।